अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा 3 कॉलम कैश बुक का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक दो ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपसे ऐसी पूछी गई हैं कि फ़र्स्ट टाइम पढ़ने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और अगर उसको सही तरीके से ना समझे तो उसमें मेजर मिस्टेक करके अपने क्वेश्चन को ख़राब भी कर सकता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ सनाउल्लाह स्टोर्स। कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन दी हुई हैं सनाउल्लाह स्टोर की। सेटअप अ 3 कॉलम कैश बुक एंड मेक पोस्टिंग देयर इन। ठीक है ना, आपने 3 कॉलम कैश बुक बनाना है और उसके अंदर पोस्टिंग करनी है। मार्च 1 की 2 ट्रांजेक्शन है। मार्च 1 में जो पहली ट्रांजेक्शन है उसमें आपके कैश का 50,000 का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जब आपका मंथ स्टार्ट हुआ तो आपके पास 50,000 रुपये कैश मौजूद था एंड बैंक रुपीज़ 10,000, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, यानी कि आपके बैंक का बैलेंस 10,000 रुपये से डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, या यूँ कह लें कि नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि लास्ट मंथ आपने विड्रॉल ज़्यादा किया था और डिपॉजिट कम किया था। फिर आपको कह रहे हैं कि आपने मर्चेंडाइज सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 की मर्चेंडाइज बेची एंड डिपॉजिटेड 80% अमाउंट इनटू बैंक। 50,000 का 80% अमाउंट आपने बैंक में जमा करवा दिया। फिर उसके बाद मार्च 3, 8, 18, 25 और 28 की ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो तमाम ट्रांजेक्शन समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सनाउल्लाह स्टोर 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2012। ये आपकी रिसीट साइड हो जाती है और ये आपकी पेमेंट साइड हो जाती है। रिसीट साइड आपको पता है कि डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, सेल डिस्काउंट, कैश और बैंक के कॉलम, और पेमेंट साइड भी डेट, पर्टिकुलर, पीआर, सेल डिस्काउंट की जगह परचेज डिस्काउंट, कैश और बैंक के सेम कॉलम बनते हैं। तो सबसे पहले आपने मार्च 1 को बैलेंसेस शो करवाने हैं। आपके पास मार्च 1 को जो बैलेंसेस आए, कैश आपके पास 50,000 मौजूद था, आपने लिखा कैश में अपने पास, और बैंक का बैलेंस जो आपके पास आया वो आया 10,000 से नेगेटिव में, यानी कि ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, तो अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पर आपने मर्चेंडाइज बेची थी 50,000 की, तो इसका मतलब आपके पास कैश कितना आया? सर मेरे पास तो कैश 50,000 आया, लेकिन उसमें से वो आपको ये बोल रहा है कि 80% अमाउंट आपने बैंक में जमा करवा दिया। 100 का जब आपने 80% निकाला, 5 8 जा 40, यानी कि 50,000 में से 40,000 का अमाउंट आपने बैंक में डाल दिया। तो 50 में से जब आपने 40 माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास रह गया कितना? सर रिमेनिंग मेरे पास 10,000 का कैश रह गया, तो वो मैंने अपने पास रखा और 40,000 डिपॉजिट करवा दिया किसमें? बैंक में। तो 80% बैंक में है और ये जो 10% है ये कितना बनता है? ये आपका 20% बनता है जो आपके पास रिमेनिंग है। ठीक है जी, तो अब आपके पास रिसीप्ट हुआ है, पैसे आए हैं मार्च 1 को सेल्स की वजह से, तो आपने 10,000 कहाँ लिखा? अपने पास कैश में 20% अमाउंट, और बाकी 80% अमाउंट जो कि 40,000 बनता था वो आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद आपको मार्च 3 में जो ट्रांजेक्शन कह रहे हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ट्रांजेक्शन है। वो कह रहे हैं आ चेक ऑफ रुपीज़, एक चेक आपने 10,000 रुपये का इशूड आपने इशू किया अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ 23 फरवरी अंडर क्रेडिट टर्म 2/10 N/30। तो आपका ये जो क्रेडिट टर्म है इससे पहले भी मैं समझा चुका हूँ, 2/10 और N/30। ठीक है जी, अब इसके अंदर नंबर चेंज भी हो सकता है। बहरहाल अभी हम इस पूरे की बात करते हैं। इस पूरे को कहते हैं आपका क्रेडिट टर्म। जब भी आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो आपको ऑफर किया जाता है, यानी कि जब आपने सामान ख़रीदा होगा 23 फरवरी को तो आपके अगेंस्ट एक इनवॉइस, एक बिल इशू हुआ होगा, तो उसके बदले में आप 10,000 का चेक पे कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं। इट मीन्स कि असल अमाउंट उस बिल का कुछ और था और उसके ऊपर आपको बेचने वाले ने एक ऑफ़र किया कि भाई तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना है या कितना डेज में तुम पेमेंट करोगे? 30 दिन में। लेकिन अगर तुमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो तुम्हें 2% का डिस्काउंट मैं दे दूंगा। तो इट मीन्स कि टोटल अमाउंट कितना था और मुझे डिस्काउंट अवेल हुआ या नहीं हुआ। तो 23 फरवरी को बिल बना था
और मार्च 3 को आप पेमेंट कर रहे हैं। फरवरी का मंथ जो है वो नॉर्मली आप ट्रीट करेंगे 28 का, तो जिस दिन आपका बिल बना वो डिस्काउंट पीरियड में शामिल नहीं होता। इसका मतलब काउंटिंग होगी 24, 25, 26, ठीक है जी, 27, 28, ठीक है। ये आपके पास बन गए 4 दिन। फिर मार्च 1, 2 और 3 आप लगा लें, या जिस दिन पेमेंट की उसको आप नहीं भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज़ बनते हैं। इसका मतलब आपने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो आपको डिस्काउंट यहाँ पर अवेल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि डिस्काउंट कितना अवेल होगा, तो आपको टोटल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। आपने 10,000 का चेक इशू किया है, 2% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये जो 10,000 है ये आपका 98% अमाउंट है। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, परसेंटेज को या रेशो को रिवर्स करना पड़ता है। तो आप 10,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से और डिवाइड करवा देंगे 98 से। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, हम यूँ इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 10,204 रुपीज़, ठीक है जी। तो 10,000 आपने पे कर दिया, 10,000 रुपये में से 10,204 में से आप 10,000 माइनस कर दें तो 204 रुपये का आपका क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है जी। तो आपने पेमेंट की मार्च 3 को, पिछली इनवाइस की तो अकाउंट पेबल, 204 का परचेज डिस्काउंट और आपने चेक इशू किया तो 10,000 यहाँ से आपका पे हो गया। यह आपकी एक कॉन्सेप्चुअल ट्रांजैक्शन थी। मार्च 8 को कहने कि आपने एक चेक रिसीव किया 11,000 रुपये का फ्रॉम उमेर आ कस्टमर। एक कस्टमर है अगेंस्ट इस अकाउंट ऑफ रुपीज़, उसके अकाउंट के बदले में 11,100 जो था इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 100 रुपये कम रिसीव किए, लेकिन चेक रिसीव किया और उसको अब तक डिपॉजिट नहीं करवाया। रिसीव किए तो रिसीव साइड मार्च 8 अकाउंट रिसीवेबल, 100 रुपये आपने कम लिए तो 100 रुपये का डिस्काउंट, और आपने चेक जब तक डिपॉजिट नहीं करवाया उसको आप रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, ठीक है जी, सॉरी कैश में। उसके बाद आपको कह रहा है कि मार्च 18 को डिपॉजिटेड उमेर चेक इनटू बैंक। उमेर का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जो 8 तारीख को रिसीव किया था, तो 11 का किया था। तो अब आप इसको क्या करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। जो आपका कैश में रिकॉर्ड किया हुआ था ये असल में चेक, ये चला जाएगा कहाँ पर, बैंक में, यानी कि कैश की वजह से, यानी कि जिसको जो ओरिजिनली चेक था उसकी वजह से आपका बैंक बढ़ जाएगा। और ऑन द अदर हैंड इस कैश के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम मार्च 18 को पेमेंट साइड बैंक जो कि चेक था उसकी वजह से अपने कैश को कम करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन दोनों साइड रिकॉर्ड हुई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर एंट्री, कि आपके कैश की वजह से बैंक बढ़ गया और बैंक की वजह से आपका कैश कम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 25 की रिसीव्ड। आपने रिसीव किए 3,000 रुपये एज एडवांस फ्रॉम शुएब से एडवांस के तौर पर फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 2 वीक, जो कि किस चीज़ के बदले में रिसीव किए हैं, जो आप 2 हफ्ते के बाद आप उसको गुड्स सोल्ड करोगे, लेकिन उसके पैसे आपने आज रिसीव कर लिए 3,000 रुपये। तो इसका मतलब ये आपका एडवांस है, पैसे रिसीव हो गए और ये आपकी जब तक माल की डिलीवरी नहीं होगी तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगी, इसको अनअर्न्ड इनकम कहेंगे, और 3,000 रुपये आप कैश में लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉ कैश रुपीज़ 3,000 फॉर पर्सनल यूज़। 28 तारीख को आपने पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, तो उसने नहीं बताया कि कैश से किया या बैंक से, तो आप कैश ट्रीट करेंगे, तो ड्राइंग की वजह से आपका कैश कम हो गया। अब उसके बाद आप दोनों साइड को टोटल करेंगे, सेल डिस्काउंट आपका 100, कैश आपका टोटल इस मंथ 74,000 आया, और बैंक नेगेटिव था, डिपॉजिट करवाया और यहाँ पर चेक भी डिपॉजिट करवाया, तो टोटल फिगर आपके पास 41,000 आ गया पॉजिटिव बैलेंस। परचेज डिस्काउंट आपका 204, कैश आपके पास से जो पे हुआ वो 14,000 और बैंक से जो आपके पास से गया वो 10,000 है। कैश बुक का हमारा रूल होता है कि जो बड़ी साइड होगी वो दोनों साइड एक्सेप्ट द डिस्काउंट 100 और यहाँ पर 204 अपना अपना लिखा जाएगा, लेकिन कैश की बड़ी अमाउंट 74,000 है तो वो दोनों साइड लिखी जाएगी। बैंक की बड़ी साइड रिसीव साइड की 41,000 तो वो भी दोनों साइड लिखी जाएगी, ठीक है जी। सो आपके पास जो कैश इस मंथ में आया वो 74 आया और 14 चला गया, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर 60 बच गया। तो बैलेंस BD 60,000 और बैलेंस CD 60,000। बैंक के अंदर आपके पास टोटल बैलेंस 41,000 था और आपके पास 10,000 से आपका जो बैलेंस है वो कम हो गया क्योंकि आपने पे किया, तो फाइनल बैलेंस आपके पास 31,000 बच गया।
अगर आपको इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन है 3-4 से कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।